life, vibrant in every अभी atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself one with thee know he is also one with every other. know he also one with every others. Om Shanti. Brothers and sisters, we welcome you all to Shankar Lodge meeting this Saturday evening on the 1st January 2022. May the dawn of new year 2022 shine with the promise of a better tomorrow for entire humanity and all the sentient beings. Let divine wisdom prevail upon all the beings. So is our topic today. It is divine wisdom and science. And our speaker today is Brother U.S. Pandey. Brother U.S. Pandey is an ardent Theosophical Society international and national lecturer. He is a life member of Theosophical Society and is a retired additional director general Ministry of Railways, and at present he is president of Uttar Pradesh and Uttarakhand Theosophical Federation. He is actively associated in lecturing and has delivered talks in India and in foreign countries and has conducted many study camps. He has addressed students and the teachers in different educational institutes. He writes articles on theosophical themes in English as well as in Hindi. Without taking any more time, now I request Brother U.S. Pandeyji to kindly share his thoughts on the topic divine wisdom and science. नमस्कार हेलो US हेलो Pandey. मैं ऑडिबल हूँ। हेलो, हाँ हाँ, आपकी आवाज ठीक से आ ठीक आ रही है? ओके। धन्यवाद बंधु राजू माथुर जी। और इसके पहले मैं शुरू करूं, आप सभी भाई बहनों का अभिनंदन है। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं हैं। आज मैंने एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। ब्लॉट्सकी ने कहा कि ये जो नव वर्ष मनाते हैं इसमें कोई एक कल्पना नहीं है, फैंसी नहीं है। जो पृथ्वी की जो एस्ट्रल लाइफ है वो कंप्लीटली यंग रहती है इस जनवरी और क्रिसमस और ईस्टर के बीच में। और इस समय जो हम जो भी विश चाहें, ऑफ कोर्स नोबल विश होना चाहिए, नॉट द सेल्फिश विश। तो वो नोबल विश उसकी बढ़त होती है स्पीड में जो हम चाहते हैं। तो ये जो पीरियड है क्रिसमस से और ईस्टर के बीच में, जो पृथ्वी का जो फेज होता है घूमने का अपनी धुरी पर और सूर्य के चारों ओर, उसका एक खास महत्व है ऑकल्ट पॉइंट ऑफ से। तो आप सभी का पुनः स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और पुनः नव वर्ष की शुभकामनाएं। बंधु राजू माथुर ने हमें कुछ 3-4 दिन पहले फोन किया और कहा कि आप क्या 1 जनवरी को हैं खाली, टॉक दे सकते हैं। और टाइम बड़ा छोटा था, इसलिए उन्होंने कहा कि विषय हमने ये विषय जो आज मैंने लिया है, अभी कुछ दिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय कोई सम्मेलन उसमें दिया था और हमने सोचा उसी को आप लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये भी एक लाभदायक विषय है। जैसा आप जानते हैं कि ब्लॉट्सकी जो है थियोसॉफी को, सीक्रेट डॉक्ट्रिन को सिंथेसिस ऑफ साइंस रिलीजन थियोसॉफी कहती हैं। और सीक्रेट डॉक्ट्रिन के दोनों वॉल्यूम में जो 3rd पार्ट है उसमें सीक्रेट डॉक्ट्रिन एंड साइंस कंट्रास्टेड काफी विस्तृत है। साइंस की काफी व्याख्या की गई है, क्या सही है क्या गलत है, और साइंटिफिक ढंग से ऑकल्ट ज्ञान को समझने की कोशिश की गई। तो इस परिप्रेक्ष्य के साथ मैं विषय पर आता हूं। जो डिवाइन विजडम, या जिसको संस्कृत में ब्रह्म विद्या कहा गया है, ग्रीक लैंग्वेज में थियोसॉफी कहा गया है, जिसको हमने अडॉप्ट किया है। ये जो तीनों शब्द हैं समानार्थक हैं
तो ये जो डिवाइन विजडम है या ब्रह्म विद्या है या थियोसफी है और विज्ञान, विज्ञान जब कहा जाता है तो उससे धारणा होती है जो मॉडर्न साइंस है, ये दोनों का एक ही उद्देश्य है, सत्य की खोज और सत्य जो खोजते हैं उसका प्रयोग। लेकिन फर्क है, जो वैज्ञानिक है वो सत्य भौतिक लेवल पर, भौतिक स्तर पर खोजता है, मटीरियल लेवल पर खोजता है, जबकि डिवाइन विजडम का जो साधक है वो विशेष रूप से आध्यात्मिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर सत्य को खोजता है, और जो सत्य एक गहरे स्तर का है, अंतरीय स्तर का है और सब कुछ समाहित करता है। और जिस सत्य को जो हमारे स्पिरिचुअल मिस्टिक्स रहे हैं, रहस्यवादी रहे हैं, संत रहे हैं, तमाम युगों से जिसकी व्याख्या किया है, जिसको सिखाने की कोशिश किया है, चाहे वो अवतार रहे हो, पैगंबर रहे हो, बड़े बड़े संत रहे हो, वो जो अधिक गहरा सत्य है उसी को कभी कभी एंशिएंट विजडम, सनातन ज्ञान या पेरेनियल फिलॉसफी, सर्वकालिक दर्शन कहा जाता है। प्राचीन भारत में और प्राचीन यूनान में दोनों एक स्ट्रीम है, जो डिवाइन विजडम और साइंस, साइंस में जब कहते हैं तो मटेरियल साइंस, जो मटेरियल जगत से जिसका संबंध है, ये दोनों एक ही स्कूल में, एक ही, जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल थे और ग्रीक में जो मिस्ट्री स्कूल थे उसमें साथ साथ पढ़ाए जाते थे। जो लौकिक ज्ञान है, जो सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान होना चाहिए मॉडर्न साइंस का, और जो पारलौकिक ज्ञान है, डिवाइन विजडम है, ये दोनों साथ साथ पढ़ाए जाते थे, उनको पढ़ाए जाते थे और अभ्यास किए थे, उनको जिसके योग्य समझे जाते थे, पात्र समझे जाते थे। जब मध्य युग में, जिसको अंधेरा युग भी कहा जाता है सभ्यता का, उसमें जो धर्म है काफी रूढ़िवादी हो गए, काफी अंधविश्वासी हो गए और अंधविश्वास ने काफी घेर लिया। ये यूरोप में शुरू हुआ और सभी देशों में, हमारे यहाँ भी हुआ, भारत में भी हुआ। एक युग आया जब धर्म के नाम पर अंधविश्वास चलने लगा, और अब भी हो रहा है, और डॉगमेटिक लोग हो गए, रूढ़िवादी हो गए, कट्टर हो गए। तो फिर ये जो डिवाइन विजडम जो है, इसको हटा दिया गया पब्लिक व्यू से, और इसको कुछ लिमिटेड, कुछ सीमित मिस्ट्री स्कूल में भी इसको सिखाने लगे, जिसको हम दीक्षा का स्कूल कहते हैं। ग्रीक और इजिप्ट में इसको मिस्ट्री स्कूल कहा गया है। और ये ब्रॉडस्की लिखती हैं कि हमारे जो ये बड़े बड़े टेम्पल हैं पुराने, उनके नीचे तहखाने हैं जिसमें कुछ मिस्ट्री स्कूल चलते थे, अभी भी कुछ चल रहे हैं जिसका हम लोग कुछ पता नहीं है। जो मटीरियल साइंस है उसकी जो शिक्षा और जो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसकी शिक्षा एकदम अलग हो गई। उस युग से ये हुआ करीब वही 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद, और उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रतिरोधी हो गए। जो साइंटिस्ट थे वो विचार ऐसा लागने लगे जो एक आध्यात्मिक विचार के विपरीत लगता था, और आध्यात्मिक विचार में, आध्यात्मिक ज्ञान में जो बताया जाता था वो साइंस के विपरीत लगता था। जैसा और ये इस तरह से कई संघर्ष भी हुए इस पर, खासतौर से यूरोप की अगर हिस्ट्री देखें, गैलीलियो को काफी यातना दी गई, अरिस्टोटल को दी गई, हुआ सुकरात को दी गई। तो ये जो मॉडर्न साइंस है, ये जो 19th सेंचुरी में शुरू हुआ यूरोप में, जिसमें आजकल हम मॉडर्न साइंस कहते हैं, और जो उसमें डेकार्टिस का जो मटेरियलिस्टिक साइंस था, परम मटेरियलिस्टिक, निराला मटेरियलिस्ट था, उससे अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जो साइंस धीरे धीरे कम मटेरियलिस्टिक हो रहा है, धीरे धीरे, और फिर अगर कम मटेरियलिस्टिक होगा तो धीरे धीरे वो हमारी स्पिरिचुअल की ओर बढ़ेगा। इसके कुछ आयामों को आज हम लोग देखेंगे। जो साइंटिफिक और मिस्टिकल मेथड हैं सर्च के, वो दोनों विरोधाभासी लगते हैं आपस में, लेकिन एसेंस में अगर देखा जाए गहराई से तो दोनों एक दूसरे के पूरक भी लगते हैं, क्योंकि दोनों सत्य की खोज कर रहे हैं। एक नीचे से कर रहा है, एक ऊपर से कर रहा है। और इसलिए जो अधिकतर जो साइंटिस्ट अभी हैं, इस अवस्था में हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता को नकारते हैं, उसको आवश्यक नहीं मानते हैं। और जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो साइंटिफिक ज्ञान को नकारते हैं, उसको बड़ी उसकी आलोचना करते हैं। इसलिए ऐसा इन दोनों धाराओं से ऐसा लगता है कि मनुष्य को शायद एक ही से काम चलेगा,
लेकिन अब कुछ साइंटिस्ट रियलाइज करने लगते हैं कि दोनों की आवश्यकता है। और इसी क्रम में जो एक फिजिसिस्ट हुए हैं, भौतिकवादी हैं फ्रेडो कैपरा, वो कहते हैं कि साइंस को मिस्टिज्म, रहस्यवाद की जरूरत नहीं है, और रहस्यवाद को साइंस की जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य को दोनों की जरूरत है। मनुष्य जिस लेवल पर है उसको दोनों की जरूरत है। उसको साइंटिफिक ज्ञान भी होना चाहिए, साइंटिफिक दृष्टिकोण होना चाहिए हर एक चीज में, और ये जो मिस्टिज्म है, जो डीपर आध्यात्म है, उसका भी होना चाहिए। तो बहुत बड़े जो साइंटिस्ट हुए हैं, उदाहरण के लिए न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, एरविन श्रोडिंगर, पाली और डेविड बोम, इन्होंने अपने जो साइंटिफिक काम किए हैं, वैज्ञानिक काम किए हैं, उसमें उन्होंने इन सब ने देखा है कि इनके साइंटिफिक जो शोध होती है, साइंटिफिक जो कार्य होते हैं, उसमें एक गहरी आध्यात्मिक समझ की आवश्यकता होती है। और वही समझ जो हमारे जो सेजेस हैं, जो संत हैं, हर एक युग के, हर एक सभ्यता के, चाहे वो भारत के रहे हों, इजिप्ट के रहे हों, ग्रीस के रहे हों, उन सब ने इसकी आवश्यकता बताई है आध्यात्मिक को अपने भौतिक जीवन में लाने के लिए, मटेरियल लाइफ में लाने के लिए। अब हम देखें कि मॉडर्न साइंस की कुछ सीमितताएं हैं, लिमिटेशंस हैं। किसी ने कहा था जो साइंस है, साइंस मीन्स मॉडर्न साइंस, वो एक बॉडी के रूप में जो ज्ञान है उसका, वो करीब करीब निश्चित है, करीब करीब निश्चित है। उसमें से बहुतायत अनिश्चित है, और उसमें से कोई भी निश्चित नहीं। ये बड़ा ही वाक्य है, अर्थपूर्ण। वो करीब करीब निश्चित है, उसमें बहुतायत अनिश्चित है, और कुछ भी निश्चित नहीं है। अब हम कुछ महान साइंटिस्ट के स्टेटमेंट को देखें। एक महान साइंटिस्ट फैराडे हुए, जो साइंस के विद्यार्थियों को नाम सुना होगा फैराडे का। वो साइंस डिस्कवरी उनका नाम आता है, यूरोप के साइंटिस्ट थे, उनको सीक्रेट डॉक्ट्रिन रिपोर्ट किया मैडम रॉस्की ने। उन्होंने कहा कि जो फोर्स है वो मैटर की प्रॉपर्टी या फंक्शन है, ये मैं नहीं कर सकता, मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता। हालांकि उनकी काफी रिसर्चेज हैं मैटर ऑफ फोर्स पर, लेकिन वो कहते हैं मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता। जो फोर्स है, जो बल है, वो पदार्थ का गुण है या उसका कार्य है। फिर उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं जानता ही नहीं कि मैटर जो शब्द है उसका मतलब क्या है। वो कहते हैं एक समय था जब वो विश्वास करते थे कि कुछ जानते हैं मैटर के बारे में, लेकिन जैसे जैसे वो गहरे रिसर्च में गए, गहरे शोध में गए, बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, शोध किया, तो संतुष्ट हो गए कि वो मैटर के बारे में, मैटर की प्रकृति के बारे में एकदम अज्ञानी है, कुछ नहीं जानते। ये फैराडे महान साइंटिस्ट की कथन है, जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन में मैडम ब्लॉस्की कोट करते हैं। न्यूटन का एक दूसरा कथन है, न्यूटन का एक दूसरा कथन है, करीब करीब न्यूटन जो लॉ ऑफ मोशन जिन्होंने निकाला, गुरुत्वाकर्षण का नियम निकाला, बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, उनको भी कोट किया गया सीक्रेट डॉक्ट्रिन में। वो अपने जीवन के अंत में, जब काफी उनकी प्रतिष्ठा हो चुकी थी साइंटिफिक जगत में, एक प्रतिष्ठित साइंटिस्ट माने गए थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट माने गए थे, उनका एक कथन है जहां वो कहते हैं, आई डू नॉट नो what may appear to the world, but to myself, I seem to have been only a like boy, playing on the seashore and diverting myself in now and then, finding a smoother pebble than ordinary, where the great ocean of truth lay all undiscovered before me. वो कहते हैं मैं ये नहीं जानता कि मुझे लोग क्या समझते हैं, लोगों को बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझते थे, लेकिन स्वयं मैं उस तरह से लगता हूं कि जैसे एक छोटा लड़का है जो समुद्र के बीच पर खेल रहा है, और वहां पर एक आध कंकड़ जो है, जो कितने कंकड़ हैं उस तुलना में बाकी कंकड़ के उठा लेता है और उससे खुश हो जाता है, और लेकिन उसके सामने जो महान सत्य है, वो ओशन है, वो उसको नहीं जानता, अनदेखा नहीं जाता। तो अपना ज्ञान उस स्तर का बता रहे हैं एक छोटे बच्चे का, जिसको एक चिकना कंकड़ मिल जाए और उससे खुश हो जाता है। स्टीफन हॉकिंग, जो अभी कुछ ही दिन पहले मरे हैं, आई थिंक पिछले साल या 2 साल पहले, बहुत फेमस ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उनका मरने के कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था, ये कहीं किताब में नहीं है, मैंने पढ़ा था इसको। उन्होंने लिखा था कि जो साइंस है इस समय, जो डेवलप्ड साइंस है, वो पूरे यूनिवर्स का 5% से कम जानता है।
मैंने पूरा जो यूनिवर्स है वो 5% से कम जानता है। और ये हम देख सकते हैं कि जो थ्योरी बताती है कि 7 प्लेन्स मैटर के हैं, ये मटेरियल जगत की बात कर रहे हैं। तो जो साइंस थ्योरी बात करती है कि 7 प्लेन्स हैं, हर एक प्लेन के 7 सब प्लेन हैं, तो 49 प्लेन हो गए। 49 प्लेन में जो मटेरियल साइंस है केवल अभी सॉलिड लिक्विड गैस 3 सब प्लेन की बात कर रहा है, ईथर को अभी थोड़ा टच कर रहा है, और इवन सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में ज्ञान अभी अधूरा है। तो वो कहते हैं कि जो साइंस है लेस देन 5% ऑफ यूनिवर्स को जाना है। साइंस जो है उसका जो प्रकृति है उसके कारण जो संसार का रहस्य है, पूरा रहस्य, उसका अनावरण नहीं कर सकता। ये सही है कि साइंस जो है डेटा को कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है और उसकी एक जनरलाइज थ्योरी हमारे सामने देता है। तमाम चीजें होती संसार में वो हमारे लिए लाभदायक हैं, लेकिन जो मनुष्य की समस्याएं हैं इनर जीवन की, सकल प्लेन की, उसका कोई समाधान साइंस के पास नहीं। हम देखेंगे कुछ जो साइंस है और डिवाइन विजडम में क्या बेसिक फर्क है और क्या समानता है, कुछ पॉइंट देखेंगे हम। जो डिवाइन विजडम है, जैसा हमारे ब्रॉस्की कहती हैं कि एंशिएंट विजडम है जिसको महान ऋषियों ने, सभी सभ्यताओं के ऋषियों ने, युगों युगों के ऋषियों ने इसको अपनी परा इंद्रियातीत क्षमता से अध्ययन किया था, देखा था, अनुभव किया था। दूसरे सेजेस ने इसकी परीक्षण किया था, अगेन अपने आध्यात्मिक अपने अपने इंद्रियातीत क्षमताओं से, और कई युगों से युगों तक होता रहा। और इसलिए इस ज्ञान में कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई संशय नहीं है। जितना बताया गया वो सही सही है, क्योंकि ये केवल आकलन पर नहीं है, किसी की बताई हुई चीज नहीं है। उन महान ऋषियों को जिनको इंद्रिया की क्षमता थी उसके द्वारा उन्होंने देखा, परखा। ये कहते हैं कि हमारे जो 5th रेस के ऋषि थे उन्होंने 4th रेस के ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर लिया, उसको अपने परीक्षण किया, टेस्ट किया, और फिर जो उनको सही लगा उसको सामने लाया। इसके विपरीत तो मॉडर्न साइंटिफिक ज्ञान है जस्ट 1 मिनट प्लीज। जो मॉडर्न साइंटिफिक ज्ञान है वो निरीक्षण से, ऑब्जर्वेशन से, प्रयोग करने से, और जो हमारी फिजिकल सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उनके द्वारा ऑब्जर्व करके और उसमें इंस्ट्रूमेंट का उपयोग लेकर के, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इस सब का हम लोग लेते हैं सहायता, उसके द्वारा जो डेटा ऑब्जर्व होता है उसके बेसिस पर एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है, और फिर उस हाइपोथेसिस फिर ऑब्जर्वेशन किया जाता है और फिर टेस्ट किए जाते हैं, फिर उसको एक कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरम बनाई जाती है, और वो बहुत हद तक हमारे फिजिकल संसार के लिए लाभदायक होती है, जैसा हम सभी जानते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा साइंटिस्ट कोई नया डेटा देखता है, कोई नया ऑब्जर्वेशन देखता है, वो थ्योरी बदली जाती है। और इसलिए ब्रॉड्स्की एक बड़ा वाक्य देती है कि साइंस इज लाइक अ फिकल ड्रीम। साइंस एक चंचल स्त्री के समान है जिसका मन एक जगह नहीं टिका हुआ, लाइक ए फिकल ड्रीम। माने बदलती रहती है, बदलने वाले स्वभाव। जो मिस्टिक मेथड ऑफ सर्च है, जो उसका अन्वेषण का मेथड है, जो आध्यात्मिक रिसर्च का या मिस्टिक मेथड का जिसको कहते हैं, उसके कुछ आयाम जो है साइंटिफिक मेथड के समरूप हैं, लगेंगे आपको। जो मिस्टिक है, जो रहस्यवादी है, उसका जो अनुभव होता है वो सामान्य दैनिक जीवन के अनुभव से एकदम अलग होता है, क्योंकि वो अनुभव जो है परा प्रकृति के स्वभाव का है। जिसको जो मिस्टिक है, जिसको अनुभव हुआ है, वो प्रतिदिन की भाषा में उसका वर्णन नहीं कर सकता। इसी तरह जो वैज्ञानिक है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो अपनी उसकी डिस्कवरी लाते हैं दुनिया के सामने, वो भी जो अनुभव करते हैं उसको भी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में नहीं एक्सप्लेन कर पाते, और इसीलिए जो साइंटिफिक जो व्याख्या हो जाती है कभी कभी अस्पष्ट लगती है जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं। और वो साइंटिस्ट इसीलिए एक फॉर्मूला बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं, जिसके द्वारा उस प्रक्रिया को, साइंटिफिक प्रक्रिया को वर्णन कर सकें।
जैसे मान लीजिए सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल मिले और नमक बना, तो उस प्रोसेस क्या हुआ, वो साइंटिस्ट जो रिसर्च किया उसने तो समझा, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक फॉर्मूला दे दिया है NaCl, सोडियम क्लोराइड मिलकर के NaCl कंपाउंड बनाए, तो एक फॉर्मूला के सामने प्रस्तुत करता है। इसी तरह सारी जो साइंटिफिक रिसर्चेज हैं वो मोस्टली इक्वेशंस और फॉर्मूला के रूप में लाई जाती है। मिस्टिक्स दूसरी तरफ, क्योंकि वो भी अपने अनुभव को साधारण भाषा में, सामान्य मनुष्य की समझने वाली भाषा में वर्णन नहीं करते, इसलिए वो अनैतिक संकेत और रूपक लाते हैं, एलिगोरी, मेटाफर और सिंबल के माध्यम से बात करते हैं। इसलिए बड़े मॉडर्न फिलॉसफी कहते हैं कि जो पूर्ण सत्य का दर्शन कर लेते हैं वो सत्य को बता नहीं सकते। इसे कोई भी धर्म जो व्याख्या है किसी भी धर्मशास्त्र में वो सत्य को नहीं बता रही है, उसका एक आयाम, उसको एक रूपक या मेटाफर के रूप में बता रही है। जो साइंस और मिस्टिसिज्म का जो साझा अप्रोच है उसमें जो यह है कि दोनों अनन्य अनोखे इस सेंस में नहीं है कि उस पद्धति को जो भी व्यक्ति उसमें काम करेगा उसको वो अनुभव होगा। जैसे साइंस ने जो डिस्कवरी किया, अगर दूसरा साइंटिस्ट उसी लाइन पर अन्वेषण करता है तो उसको वही फाइंडिंग मिलेगी, ये निश्चित है। इसी तरह आध्यात्मिक में मान लीजिए पतंजलि का योग जो है उसमें जो कैवल्य का अनुभव है, अगर हम वो प्रोसेस फॉलो करते हैं तो कैवल्य का अनुभव सबको होगा, हालांकि वो अनुभव अलग अलग स्तर, अलग अलग डिग्री का हो सकता है। तो ये दोनों में समानता है, यूनिवर्सलिटी का, और इसी यूनिवर्सिटी के विचार से ही दोनों साइंटिस्ट और मिस्टिक अपना ज्ञान लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। साइंस पिछली शताब्दी में बहुत ही सक्सेसफुल रहा है मटेरियल वर्ल्ड का व्याख्या करने में। उसने एटम, मॉलिक्यूल्स का काफी व्याख्या किया और यूनिवर्स का भी एक्सप्लोर किया। आप जानते हैं बड़े बड़े टेलीस्कोप से उन्होंने ग्रहों और स्टार्स का पता लगाया और हमारे सामने बताया। जो मैटर, फोर्स और उनका जो नेचर है, लेकिन उनका जो वर्किंग है वो किस तरह काम करते हैं, फोर्स क्या है, मैटर क्या है, मैटर फोर्स का क्या संबंध है, इसके बारे में साइंस का ज्ञान अभी अधूरा है। जैसा हमने कुछ साइंटिस्ट को कोट किया वो मानते हैं। साइंस ने मनुष्य के और जानवरों के ब्रेन का अध्ययन किया है, लेकिन जो ब्रेन में चेतना काम कर रही उसका ज्ञान अभी उनको नहीं है, उसकी प्रकृति क्या है। जो जैव वैज्ञानिक हैं, जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जीवंत रूपों का अध्ययन किया है। हमारी सारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी जो सारे अंग हैं उनका फंक्शन हो रहा है, अध्ययन किया है, लेकिन फंक्शन के परे जो जीवन तत्व है उसके बारे में वो नहीं जानते कैसे काम कर रहे। तो जो डिवाइन विजडम है वो जो है फॉर्म में जो लाइफ उसको जीवंत दे रही है उसको इंपॉर्टेंट देता है, जो मूल रूप है ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिसके द्वारा जो फिजिकल फॉर्म के द्वारा अपने को अभिव्यक्ति कर रहा है। तो प्रश्न उठता है कि जो साइंस का ज्ञान है, साइंस की रिसर्च है, जो नियम साइंस बताता है, क्या उसके पीछे कोई एक गहरा कारण है। अधिकतर साइंटिस्ट के लिए ये प्रश्न निरर्थक होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ दूसरे साइंटिस्टों के लिए ये प्रश्न सार्थक भी होता है। जैसे कुछ साइंटिस्ट का नाम हमने कोट किया, एक दूसरा नाम आता है पॉल डेविस, जो भी फिजिक्स साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस प्रश्न पर काफी गंभीरता से विचार किया कि जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, वो फॉर्मूला लाते हैं, सिद्धांत लाते हैं, उसका कोई डीपर मतलब है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये सभी जो रिसर्चेज हैं उससे उनको अनुभव हुआ कि एक डीटी है, एक देव है, जो इम्पर्सनल क्रिएटिव प्रिंसिपल है, जो है वैश्विक रचनात्मक एक तत्व है और जो सबका आधार है, ये अनुभव होता है रिसर्च। तो मिस्टिक्स हैं, जो आध्यात्मिक हैं, वो उसी रियल प्रिंसिपल, उसी क्रिएटिव प्रिंसिपल जो शब्द समाहित है उसका अनुभव करने की कोशिश करते हैं और जो सभी अस्तित्व का कारण और आधार है। ये बड़ा स्पष्ट है कि साइंस जो है वर्ल्ड की तमाम समस्याओं को समाधान करता है, लेकिन मनुष्य की जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, अंतर संबंधों की समस्याएं होती हैं, वो साइंस उसमें अक्षम है उसको समाधान, उसको सहायता करना।
साइंस से एक जनरल बिलीफ बना है कि पूरा संसार जो है पदार्थ का संयोग है, पदार्थ का संग्रह है, और हर एक जो घटना हो रही है उसका स्रोत पदार्थ में है। लेकिन पदार्थ किस स्तर का है ये अभी समझ नहीं है। जब अपने स्वयं को देखते हैं एक अंतरी ढंग से, इंट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं, तो थोड़ा स्पष्ट लगता है कि एक अदृश्य और अनिर्वचनीय एक नॉन मटेरियल वर्ल्ड है, विचारों का, भावनाओं का, स्पिरिट का, जो हमारी चेतना द्वारा पकड़ा नहीं जाता। और नहीं, चेतना द्वारा, डे टू डे जो चेतना है वो हमारी इंद्रियों द्वारा नहीं उसको हम समझ पाते। लेकिन है, ये हमें भान होता है, वास्तविक है, हमारी फीलिंग वास्तविक है, हमारी भावनाएं, विचार वास्तविक हैं। लेकिन उसको अपने इंद्रिय जनित जो माध्यम है उससे हम पूरा नहीं समझ सकते। अधिकतर अब कुछ ऐसे साइंटिस्ट की संख्या बढ़ रही है जो समझ रहे हैं कि जो संसार में और चीजें हैं मनुष्य के जीवन में, जैसे सौंदर्य के प्रति प्रेम, सभी लोग सौंदर्य को प्रेम करते हैं, लाइक करते हैं। दूसरों के लिए स्व त्याग की भावना आती है कभी कभी सब में, कुछ लोग अधिक, कुछ लोग कम। अमूर्त विचार उठते हैं हमारे मन में। तो कह रहे हैं, अब कभी साइंटिस्ट मान रहे हैं कि इन सब आयामों को, जो मनुष्य के जीवन के आयाम हैं और आवश्यक आयाम हैं, उनकी व्याख्या मटेरियल साइंस से नहीं की जा सकती। और एक बहुत बड़ा नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है मनुष्य के जीवन का, जो हमारे जीवन की दैनिक घटनाओं में भी जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, हमारी भावनाओं, विचारों का, हमारी जो इन्नेट नेचर है उसका, ये हम सभी अनुभव करते हैं। लेकिन इसको साइंटिफिक वर्ड टर्म में इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। जीवन का ये जो आयाम है चेतना का, उसको डिवाइन विजडम एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और उसको बताती है, और उसका कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें उसको बताती है। इसलिए ये बड़ा भ्रम है कि जब बात की जाती है सोशल रिफॉर्मर द्वारा, पॉलिटिशियन द्वारा, सभी के द्वारा, कि सारे सारे मनुष्य खुश हो जाएंगे अगर उनको केवल भौतिक साधन उपलब्ध करा दिए जाए, सबको एडिक्वेट भोजन दे दिया जाए, वो जरूरी है, और कंफर्ट दी जाए तो खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो सब भी जरूरी है, बेसिक चीजें जरूरी हैं, भोजन, कपड़ा और जो कंफर्ट है जीवन की एक बेसिक लेवल तक, बट उसके ऊपर जो उसके विचार और जो फीलिंग्स हैं, उसके संबंध, अंतर संबंध को जब तक ठीक नहीं किया तब तक जीवन ठीक से नहीं चल पाएगा, संतुष्ट पूरा जीवन नहीं ठीक पाएगा। साइंस चीजों का अध्ययन करता है जो ह्यूमन सोसाइटी से संबंधित है, और जो समस्याएं, जीवन की समस्याएं हैं, जो उसके विचारों और भावनाओं और अंतर संबंधों से उठती हैं, उसका समाधान वो नहीं कर सकता। इसलिए जो महानतम रहस्य हैं उसको वैज्ञानिक ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और यहाँ पर डिवाइन विजडम की टीचिंग मनुष्य के लिए काम आती है। वो उससे बड़े प्रकाश की किरण पुंज के समान होती है, तो हमारे व्यक्तित्व के अंधेरे आयाम को प्रकाशित करती है। जो थियोसफी है, डिवाइन विजडम है, वो ये भी बताती है कि मनुष्य के लिए एक नैतिक जीवन, एक मॉरल प्रिंसिपल अपनाने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, साइंटिफिक व्याख्या करती है, और कुछ अंश तक, और उसके द्वारा फिर हम प्रकृति के जो सोर्सेज हैं, जिसको मटेरियल साइंस हमारे सामने लाया है, उसको हम किस तरह अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं, उसका सीक्रेट बताता है। डिवाइन विजडम की जो परीक्षण हुए हैं और जो खोज हुई है सेजेस द्वारा और जिसकी शिक्षा दी गई है, उसमें जो सिद्धांत होता है वो यूनिवर्सल से पर्टिकुलर आता है, जिसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। जबकि साइंस में इसका उल्टा चलता है, जिसको पर्टिकुलर से यूनिवर्सल करते हैं, इंडक्टिव मेथड। जैसे आप देखेंगे डिवाइन विजडम में नीचे से नीचे सब कुछ कहा जाएगा, सब कुछ का स्रोत ऊपर है जहां से सब कुछ नीचे आ रहा है, जिसको भगवत गीता में अश्वत्थी के उदाहरण से समझाने की कोशिश भगवान कृष्ण ने किया है। तो डिवाइन विजडम के अनुसार संसार जो है अंदर से बाहर की ओर काम कर रहा है, लेकिन मटेरियल साइंस ये मानता है कि दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उसका कारण बाहरी है, बाहर से है।
जो बाहरी चेंजेस हो रहे हैं उसका कारण पड़ता है। डिवाइन विजडम का जो साधक है उसको आवश्यक रूप से नैतिक जीवन जीना पड़ेगा, तभी उसको डिवाइन विजडम की अनुभव हो पाएगा, की झलक हो पाएगी। जबकि एक मटेरियल साइंटिस्ट है, उसको जरूरी नहीं कि वो नैतिक हो या अनैतिक हो, उसकी मटेरियल पर सोच उतनी ही अच्छी हो सकती है जितना एक नैतिक साइंटिस्ट का, जितना एक अनैतिक साइंटिस्ट, उसके लिए जरूरी नहीं है। ये एक फर्क है। अब हम देखें जो एक मूलभूत नियम और 3 फंडामेंटल प्रोपोजिशन बताए गए हैं डिवाइन विजडम में। ये मैडम ब्लॉट्सकी लाइन है, बट कई और जगह भी है इसका जिक्र। जो ब्लॉट्सकी जो हम सभी जानते हैं, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, उनका जो सबसे महान कृत द सीक्रेट डॉक्ट्रिन है, वो उसका एक सब टाइटल उन्होंने द सिंथेसिस ऑफ साइंस, रिलीजन और फिलॉसफी दिया है, आप सभी लोग जानते हैं। और इसलिए उन्होंने इन तीनों डिसिप्लिन जो तीनों हैं इसका महत्व समझा, मनुष्य की मटेरियल लाइफ के लिए भी और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी। इस उनकी जो महान कृति है, इसका एक पर्पज है मनुष्य को, साधक को सत्य की ओर ले जाना। वो कहती है सीक्रेट डॉक्ट्रिन में जो लिखा है वो सत्य नहीं है, वो सत्य की ओर ले जाने को प्रेरित कर रहा है आपको। क्योंकि सत्य जो है किसी किताब, किसी भाषण से बताया नहीं जा सकता, उसकी रास्ता बताया जा सकता है। इस किताब में वो मेंशन करती बताती हैं कि एक फंडामेंटल लॉ है विश्व में, जिसको रेडिकल यूनिटी कहती हैं, संपूर्ण एकत्व, जो अल्टीमेट एसेंस है हर एक चीजों का। प्रकृति में कंपाउंड जो नेचर है, जो चाहे वो स्टार हो या मिनरल एटम हो, धूल का कण हो या बड़ा स्टार हो, हाईएस्ट ध्यानी चौहान, हाईएस्ट देवता जो मैनिफेस्टेड ईश्वर हैं, कॉस्मिक लोगास हैं, या सबसे छोटा इन्फ्यूरियम, सबसे छोटा जीव है, बैक्टीरिया है, माइक्रोब है, इनके पूरे एक्सेप्टेंस में इनमें एकदम यूनिटी है हर एक लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, फिजिकल वर्ल्ड में। सारी सभी स्पिरिट सभी में व्याप्त है, सभी में इंटेलेक्ट है अलग अलग स्तर का, सभी में चेतना अलग अलग स्तर का है, सभी में जीवन अलग अलग स्तर का है। और जो उनका फिजिकल बॉडी बनी है वो भी फिजिकल मैटर है अलग अलग घनत्व की, तो हर एक में यूनिटी है। और वो कहती हैं कि ये ऑकल्ट साइंस या डिवाइन विजडम का एक फंडामेंटल लॉ है, वन फंडामेंटल लॉ। और वो कहती हैं कि जो भी हमने व्याख्या किया है सीक्रेट डॉक्ट्रिन में या कहीं भी जो डिवीजन किया है, जैसे हमारे 7 प्लेन और 7 बॉडी, ये सब जो बात की गई है, वो केवल मनुष्य की लिमिटेड माइंड को समझने के लिए है। और वो भी अध्ययन करते समय हमारे माइंड की पृष्ठभूमि में हमेशा होना चाहिए कि सब कुछ एक है। इसलिए जो एक दूसरी जगह लाती हैं कि जो एटम है और जो ईश्वर है और मनुष्य सब एक है। और एक जगह और कहती हैं कि जब से मनुष्य ने इन तीनों को अलग अलग करना शुरू किया, तभी से सारी जो मनुष्य की जो विचार जो है दूषित हो गए और वो तमाम तरह के गलत काम करने लगा, क्योंकि तीनों की एकता को नहीं समझ सकता जब उसने विचार ही छोड़ दिया। उन्होंने 3 फंडामेंटल प्रोपोजिशन कहा बताया। उसमें से जो पहला है, पहले जो प्रोपोजिशन है उसमें उन्होंने कहा है कि ये सर्वव्याप्त, शाश्वत, सीमा विहीन, अपरिवर्तनीय तत्व है, omnipresent, eternal, boundless, immutable principle, एक परम वास्तविकता, एब्सोल्यूट रियलिटी, जो सभी जितने मैनिफेस्टेड चीजें हैं, अस्तित्व है, सभी के पूर्वगामी, सभी के पहलेगामी। करीब ये जो कथन है ये अवर्णनीय को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इनडिस्क्राइबेबल। वो मानवीय को प्रसिद्ध कोट करते हैं, इसका वर्णन नहीं हो सकता, इसको सोचा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वर्णन करने की, सोचने की आवश्यकता है। ये परम अव्यक्त डेटी है जो संसार के परे है, लेकिन संसार में हर जगह अंतर्निहित है। ये भी एक विरोधाभासी सेंटेंस लेगा, संसार के परे है लेकिन संसार में सर्वसमाहित अंतर्निहित है, हर एक कण कण में है। तो ये जो डेटी का जो धारणा है, ऐसे दिव्य प्रिंसिपल की धारणा है, एक ऐसे साइंटिफिक माइंड को जो पर्सनल गॉड में बिलीव नहीं करता, लेकिन मटेरियल साइंस से वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, उसके माइंड को आकर्षित करता है। जैसे वो साइंटिस्ट की बात हुई डेविड बोम की और आइंस्टीन की और न्यूटन की।
क्योंकि मटेरियल साइंस जो है बाकी सभी चीजों को जो सटल लेवल पे है उसको नकारता है, उसको महत्व नहीं देता, और वो उसी चीज को वास्तविक समझता है जिसको वो हैंडल कर सकता है अपने इंद्रियों द्वारा या इंस्ट्रूमेंट द्वारा। ब्लॉक्सी का जो दूसरा प्रपोजिशन है, कथन है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कहती है द एब्सोल्यूट यूनिवर्सलिटी ऑफ द लॉ ऑफ पीरियडिसिटी, बारंबारता का जो नियम है उसका सार्वभौमिकता, जिसमें ज्वार भाटा है, जिसको फिजिकल साइंस ने हर जगह ऑब्जर्व कर रखा है, और उसका और उदाहरण देती हैं जैसे रात और दिन है, सोना जगना है, मृत्यु और जीवन है। तो ये तो साइंस के हर एक फील्ड में देखा गया और साइंटिस्ट मानते हैं। यहाँ वो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि डिवाइन विजडम का कौन सा हिस्सा साइंटिस्ट भी जान रहे हैं, कौन सा नहीं जान रहे हैं। दूसरा उदाहरण है मौसम के चेंज का। मौसम का जो परिवर्तन लगता है कि अव्यवस्थित है, कैओटिक है, लेकिन जो मौसम वैज्ञानी है वो समझते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जो साइकिल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है, जो तूफान साइक्लोन आते हैं हर जगह, जो हम कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसके पीछे साइकिल्स हैं, नियम हैं जो चेंज कर रहे हैं, एक व्यवस्था से वो हो रहा है, कोई चीज अव्यवस्थित रूप से नहीं जा रही है, मौसम वैज्ञानिक मान रहे हैं। ये जो बारंबारता का नियम है, पीरियोडिसिटी का नियम है, ये किसी पैटर्न को, किसी चीज को, किसी घटना को बार बार दोहराता है, इसका चरित्र है, गुण है। जो साइंस है, और साइंस जो नियम निकालता है, एक व्यवस्था का नियम, कोई भी क्वेश्चन जो निकालता है वो दर्शाता है कि इस जो व्यक्त संसार है उसमें इस नियम काम कर रहा है बारंबारता का। जो तीसरा उनका कथन है, द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द सोल टू द यूनिवर्सल सोल, सभी जीवात्माओं का जो एक समरूपता है वैश्विक आत्मा से, परमात्मा से। ये थ्योसॉफिकल सोसाइटी का जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका उद्देश्य है, आप सभी जानते हैं, जो बात करती है यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड, उसका बेसिस है ये थर्ड प्रोपोजिशन। और आजकल का जो जेनेटिक साइंस है उसमें ये पाया गया है कि जो जेनेटिक यूनिटी है, सभी मनुष्यों की, इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी रेसेस हैं, सबकी जेनेटिक यूनिटी उसमें पाई गई है खोज में, जो बायोलॉजिकल साइंसेस हैं। और ये जो खोज है जेनेटिक यूनिटी, ये कुछ हद तक जो आइडेंटिटी ऑफ सोल है उसका पुष्टि कर रही है साइंटिफिक लेवल पर। हालांकि जो ये यूनिटी ऑफ सोल्स है वो तो मॉडर्न साइंटिफिक का जो क्षेत्र है उसके परे है, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है जो आजकल साइंस जो इंटरकनेक्शन की बात कर रहा है, अंतर संबंध की बात कर रहा है, जिसमें डेविड बोर्न का जो फाइंडिंग है क्वांटम फिजिक्स में, जो उन्होंने मटेरियल की स्टडी से जो क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडर कहे जाते हैं, उन्होंने वो लाए हैं कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। और ये हमारा डिवाइन विजडम पहले कह रहा है, नॉट ओनली इंटरकनेक्टेड, सब कुछ एक है। लेकिन किंतु हम जो एसेंशियल यूनिटी है पूरे मानवता की, उसको अब साइंस भी मान रहा है, ऐसे साइंटिस्ट मान रहे हैं अपनी क्वांटम मैकेनिक्स के, क्वांटम साइंस के प्रिंसिपल से। जो जीवन है, और इसी से जो गैया कंसेप्ट आया है कि पूरी पृथ्वी जो है एक जीवन यूनिट है, इकाई है, ये डेड मैटर नहीं है, जो गैया कंसेप्ट आया है। और इसलिए पृथ्वी पर जो भी होगा, चाहे उसकी मिट्टी में, चाहे वायु में, चाहे पानी में, या सभी जीवन को वो प्रभाव डालेगा। और इसके बियॉन्ड जो डिवाइन विजडम कहता है कि पूरा यूनिवर्स एक है। यूनिवर्स में ब्रॉडली कहती है हर एक, अगर मिट्टी का कण हिलता है तो पूरा यूनिवर्स हिल जाता है। दैट मीन्स सब इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्ट। इसको मास्टर कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब है, एक बड़ा सा विद्युत चुंबकीय जाल है, अगर एक जगह कंपन होगा तो पूरा जाल में कंपन होगा। तो ये जो विचार है, अब कई ऐसे बायोलॉजिस्ट जिसका नाम आया है रेंकनी, कॉफमैन और बिर्च ने भी अपने सिद्धांतों में इसको व्याख्या किया है इंटरकनेक्शन का। जो तीसरा ये कथन है, ये भी कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज की बात करता है। और ये चेंज हम सभी जानते हैं कि डिवाइन विजडम में सोल का और विकास होता है, उसका अनफोल्डमेंट होता है, फॉर्म बदलते हैं, ये सब जो सिद्धांत है साइंस में माना जा रहा है। जो थर्ड प्रोपोजिशन है वो साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन है काज और लॉज के, उसके अनुकूल है। अब हम देखेंगे साइंटिफिक रिसर्च
डिवाइन विजडम को धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है। जो परम भौतिकवाद था 18वीं सेंचुरी का साइंस का, वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। जो एक चांस की थी थी सब कुछ बाई चांस से होता है, जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो भी खत्म हो रही है। जो वस्तुनिष्ठ मटेरियलिज्म था वो अब आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव चेतना से रिप्लेस हो रहा है। क्वांटम साइंस कह रही है कि हर एक चीज का आधार चेतना में है, हर एक चीज चेतना में पहले से है, इवन मटेरियल ऑब्जेक्ट, खाली उसको अनफोल्डमेंट करते हैं अपने माइंड के लेवल। जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसको ये आइंस्टीन का नाम हुआ, वो कहती है कि जो दो दो बिंदुओं के बीच में दूरी है, वो दूरी सापेक्ष है। वो दूरी उस स्पीड से चेंज होती है जिस स्पीड पर वो चीज चलती है। और लाइट की स्पीड पर, प्रकाश की गति पर दोनों बिंदुओं की दूर में जीरो हो जाती है, कोई स्पेस खत्म हो जाता है, डिस्टेंस खत्म हो जाता है। इसी तरह एक सेकंड का जो अवधि है, सेकंड का जो टाइम है, वो बढ़ता है स्पीड से। अगर कोई घड़ी एक ऐसी चीज पर रखी जाए जो मूव कर रही है और उस चीज की स्पीड बढ़ाई जाए, तो धीरे जो एक सेकंड की लंबाई बढ़ेगी। और जो अगर प्रकाश की गति पर वो चीज पहुंचेगी तो सेकंड जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको इवन नाउ कहा गया है, हो जाएगा। तो कहते हैं जो थ्योरी ऑफ रिलेटिव का ये जो फाइंडिंग है कि कोई भी दूरी इस समय देख रहे हैं वो केवल रिलेटिव है, वो वास्तविक नहीं है। इसलिए हर एक चीज भ्रम है, इल्यूजन है, जिसको डिवाइन साइंस, डिवाइन विजडम पहले से कहा। चाहे दूरी हो, समय हो, जो हमारे सामने एक्सपीरियंस हो रहा है, वो सब भ्रम है, वो कोई परम वास्तविकता नहीं है। और लाइट की स्पीड पर जब दूरी नगण्य हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है, और समय असीमित हो जाता है, शाश्वत हो जाता है, कहते हैं वो साइंटिफिक एक्सप्रेशन है उस समाधि अवस्था का। समाधि अवस्था में जो है, जो मनुष्य का मन जो है सबके साथ एकत्व का अनुभव करता है, एटवनमेंट का अनुभव करता है, सारे डिफरेंसेस समाप्त हो जाते हैं और चेतना एक ऐसे स्तर पहुंच जाती है जिसको कॉस्मिक चेतना कह सकते हैं। वही चीज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताई जा रही है। इस तरह जो गैप है, जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है सो कॉल्ड और ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में कम हो रहे हैं। एरविन सॉन्डर जो क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडर थे, उन्होंने पता किया कि वननेस जो है पूरे मैटर में है। आजकल यूनिफाइड थ्योरी लाई जा रही है, यूनिफाइड थ्योरी में बात की जा रही है, जिसमें सारी घटनाएं जो हो रही है वैश्विक लेवल पर, उसको एक इक्वेशन में डाला जाए। इसको ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाई जा रही है, बन गई है ऑलरेडी, जिसमें चीजें जो घटनाएं हो रही हैं उनको भी एक ही इक्वेशन से एक्सप्लेन किया जाए, कॉस्मोस से जो भी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन ये अभी मटेरियल लेवल पर बात की जा रही है। जो कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन और कनेक्टेडनेस है, एक दूसरे में समाहितपन का और एक दूसरे संबंध का जो प्रिंसिपल है, वो डिवाइन विजडम में पहले से ही उसके दर्शन में है। और उसकी गूंज अब मॉडर्न साइंस के होलिज्म में आ रही है। होलिज्म का कंसेप्ट जो आ रहा है 1920 में लाया गया जॉन स्मर्ट्स द्वारा, और उसको बाद में डेवलप किया गया। एक नोबेल लॉरेट थे पेजॉनी, और दूसरे थे बटरफ्लाई साइंटिस्ट बेल्जियम के, उन्होंने डेवलप किया। अब जो होलिज्म मनुष्य के जीवन के कई क्षेत्रों में बात की जा रही है, और सबसे परिचित है होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच। अब जो होलिस्टिक जो थेरेपिस्ट हैं, वो मनुष्य की किसी अंग की और खास बीमारी को नहीं देखते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके पूरे नेचर को, स्वभाव को, उसकी हिस्ट्री को, नॉट ओनली उनके उसके परिवार के नेचर स्वभाव को देखते हैं, तब वो ट्रीटमेंट, होलिस्टिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये बात आ रही है। रॉबर्ट नेल्सन जो कुछ साल पहले अड्यार में आए थे, उनकी ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट है, उसमें बड़ा साफ आ गया है कि मनुष्य का जो चेतना है, जो मनुष्य का मन है, वो जो कंप्यूटर के आउटपुट को चेंज कर देता है, कंप्यूटर कहीं भी हो उसके रैंडम नंबर और यूनिट जनरेट को चेंज करता है। तो माइंड में कैपेसिटी, इस कैपेसिटी को डिवाइन विजडम में पहले से बताया। अब साइंस एंड स्पिरिचुअल पाथ, क्या साइंस स्पिरिचुअल पाथ हो सकता है? क्या साइंटिस्ट स्पिरिचुअल हो सकता है साधक? साइंस को बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है स्पिरिचुअल पाथ माने हैं, और उसको उसकी सही समझ की है। जो सबसे अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने साइंस को हमेशा एक पवित्र कार्य, सेक्रेड एक्टिविटी माना है। और उसको आइंस्टीन ने कहा है कि इससे जो ओल्ड वन है, जो सनातन है, उसका रहस्य मालूम होता है। केपलर के शब्दों में यह है कि जो साइंटिस्ट है वो प्रकृति के मंदिर में ईश्वर का एक पुजारी, प्रकृति के ईश्वर का एक पुजारी। एक दूसरे अवसर पर जो मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, उनका काम बहुत हाई गुणवत्ता का था, उसके बारे में आइंस्टीन ने कहा
जो मनुष्य मन का स्तर है मनुष्य का, वो उस साइंटिफिक परसूट में जो काम करता है उसका स्तर उस तरह है जैसे एक बहुत ही डिवोट रिलीजियस वर्शिपर होता है या बहुत गहरा प्रेमी होता है, उस स्तर का होता है, माने कमिटेड होता है। और उसकी जो आस्था होती है अपने काम में, अपने साइंटिफिक रिसर्च में, वो उसी तरह होती है जैसे एक प्रगाढ़ एक रिलीजियस फीलिंग होती है। और उसकी जो रैशनैलिटी और इंटेलिजेंस कैपेसिटी होती है उसकी पूरी आस्था होती है, जैसे एक रिलीजियस और व्यक्ति की आस्था हो सकती है किसी सिद्धांत। यहाँ आइंस्टीन जो रिलीजियस फीलिंग की बात कर रहे हैं वो सेक्टेरियन रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी क्रिश्चियन धर्म की, किसी हिंदू धर्म की, किसी इस्लाम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक यूनिवर्सल फीलिंग, कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, जिसको बाद में उन्होंने कॉस्मिक रिलीजियस फीलिंग कहा, ब्रह्मांडी रिलीजियस फीलिंग। वो कहते हैं ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, नोबलेस्ट होती है किसी भी उच्च स्तर के साइंटिफिक रिसर्च में। और ये कहती है ये ऐसा फीलिंग होता है जैसे आप बहुत ही हर्ष उन्मत्त हो जाते हैं किसी आश्चर्यजनक चीज को देख करके, जैसे आपको एक आध्यात्मिक अनुभव में होता है। तो वो कहते हैं सबसे सुंदर अनुभव सबसे रहस्यमय चीजों में होता है, और वही सबका स्रोत है, सही कला सही विज्ञान का स्रोत वो रहस्यमय स्रोत है, जिसमें एक बड़े साइंटिस्ट को आनंद आता है जब वो फाइंडिंग अपना लाता है संसार। जो जो इम्पनेट, जो अभेद्य है, वो उसका अस्तित्व है, ये जब समझ में आती है तब साइंस पूरा होता है, और उसको हाईएस्ट, तब उसमें हाईएस्ट विजडम आती है और बहुत बड़ा साउंड आ जाता है उस साइंटिफिक डिस्कवरी में। और जो ऑर्डिनरी मनुष्य जो समझ है उसका उसकी झलक केवल मिलती है उसके बड़े प्राथमिक रूप में। और फिर कहते हैं कि मैं इसी अर्थ में और केवल इसी अर्थ में मैं अपने को सच्चा धार्मिक व्यक्ति मानता हूं। अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक और कथन है, उन्होंने कहा कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ये बहुत पहले सांख्यकार का जो सांख्य दर्शन की शास्त्र है, थर्ड सेकंड सेंचुरी बीसी की, उसमें कहा गया कि पुरुष जो है प्रकृति के बिना लेम है और प्रकृति पुरुष के बिना ब्लाइंड है। मैडम ब्लॉस्की सांख्य फिलॉसफी का जो वर्णन करती हैं सीक्रेट डॉक्टर में, तो कहती हैं जो स्पिरिट है इम्पोर्टेंट है, स्पिरिट अक्षम है जब तक वो प्रकृति के कंधे पर नहीं चढ़ता है, अनलेस इट माउंट्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रकृति। और प्रकृति स्वयं में अगर उसके कंधे पर पुरुष नहीं चढ़ा हो, स्पिरिट नहीं चढ़ी हो, तो प्रकृति स्वयं में चेतना शून्य है। दैट मीन्स स्पिरिट और मैटर की दोनों की आवश्यकता है, साइंस में भी और स्पिरिचुअलिटी में। इसलिए कहा गया कि महात्मा कहते हैं कि देयर नथिंग लाइक प्योर स्पिरिट, इट इज जस्ट ये केवल भ्रम है। देयर मैटर इज ऑलवेज देयर विद स्पिरिट, स्पिरिट एंड मैटर देयर, केवल उनकी डिग्री प्रोपोर्शन बदलता है। सभी सेजेस ने कहा कि जो इनसाइट है, जो अंतर्दृष्टि है, वो करुणा और प्रेम में उसका पुष्पीकरण होता है, जैसे गुलाब का सुगंध फैलती है। इसलिए हम जो आइंस्टीन का स्टेटमेंट है और जो सांख्य दर्शन का स्टेटमेंट है उसको इस तरह पढ़ सकते हैं, बदल सकते हैं कि बिना करुणामय कार्य के जो अंतर्दृष्टि है वो लंगड़ी है, लेम है। इनसाइट विदाउट कंपैशनेट एक्शन इज लेम, एंड दैट कंपैशनेट एक्शन विदाउट विजडम इज ब्लाइंड। अगर हम करुणामय काम भी कर रहे हैं लेकिन उसमें समझ नहीं है, विजडम नहीं है, तो ब्लाइंड है। इसी को मैडम ब्लॉस कहते हैं कि इवन जो चैरिटी है वो भी विवेकपूर्ण होना चाहिए, अविवेकपूर्ण चैरिटी से भी नुकसान हो सकता है। तो दोनों जो रिलीजियस सुपर सेंसुअस परसेप्शन है और जो साइंटिफिक व्याख्या के मेथड है अनुभव के, एक्सपेरिमेंट के, ये दोनों एक व्यक्ति में हो सकते हैं, रिकंसाइल हो सकते हैं, हालांकि बहुत ही विरल होता है। और आइंस्टीन और कुछ ऐसे साइंटिस्ट जो अपवाद स्वरूप हैं जिनमें दोनों चीजें एक रिकंसिलेशन में तालमेल में आई। आइंस्टीन के लिए और सभी जैसे महान वैज्ञानिकों के लिए जो डिवाइन है, जो डिवाइन अनुभव है, वो उन्होंने खोजा नहीं साइंस से, लेकिन उनके काम से डिवाइन अनुभव उनके व्याप्त हो गया और उन्होंने अपने साइंटिफिक परसूट में ही उस डिविनिटी का अनुभव कर लिया। तो इस तरह से हम कहते हैं, कह सकते हैं कि रिलीजन विदाउट साइंटिफिक नॉलेज इज इनइफेक्टिव, बट साइंस विदाउट रिलीजियस परसेप्शन इनसिग्निफिकेंट। इसलिए जो आध्यात्मिक साधक है हम में से, उनको भी साइंटिफिक दृष्टिकोण होना चाहिए। किसी चीज मान्यता को हमें नहीं मानना चाहिए जो हमारे
साइंटिफिक विवेक को ठीक नहीं लगता, जिसका एट द फीट ऑफ वास्तविक कृष्णमूर्ति कहते हैं। कोई मान्यता, कोई भी प्रथा हो, चाहे वो स्क्रिप्चर कर रहे हो, चाहे पुरोहित कर रहे हो, चाहे कई हजारों साल से चल रही है, उसको हमें देखना है साइंटिफिक दृष्टि से, ठीक है नहीं ठीक है। सर डब्ल्यू ग्रोव इसको भी सीक्रेट डॉट में कोट करते हैं मॉडर्न फिलॉसफी। वो कहते हैं कि जो फोर्सेज हैं जिसको हम जानते हैं, जिनका प्रभाव हम देख रहे हैं, उसके पीछे क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन एंशिएंट लोग जानते थे, उसकी पूजा करते थे। ग्रोव और कहते हैं कि साइंस जो है उसको, उसकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसका कोई प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, उसको केवल सत्य के लिए फेम होना चाहिए। साइंस को ही इम्पर्सनल होना चाहिए, तभी साइंस, जैसे डिवाइन विजडम इम्पर्सन की बात करता है, तभी साइंस सही काम कर पाएगा मनुष्य। इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि डिवाइन विजडम जो है साइंस, रिलीजन, फिलॉसफी का सिंथेसिस है। ये जो सिंथेसिस पार्ट को, हिस्सों को जोड़ के नहीं बनाई गई, बल्कि जो पूरा है वो पार्ट को रिवील करता है। फिलॉसफी का जो एक बहुत बड़ा सत्य जो दुनिया के सामने लाया जाता है, वो पूरी ह्यूमन रेस की जो इसेंशियल यूनिटी है, बिना किसी रंग, नेशनलिटी, कैपेसिटी इत्यादि के भेदभाव के, ये सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज रियलिटी, इट इज नॉट ए समथिंग इमेजिनेशन। इसको खाली हमें रियलाइज करना है, और जब तक इसको मानवता नहीं, अगर नहीं मान लेती निकट भविष्य में, तो मानव सभ्यता का विकास अवश्य संभावी है। एक मास्टर ऑफ विजडम इसलिए लिखा है कि क्रेस्ट वेव ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवांस मस्ट बी टेकन होल्ड ऑफ एंड गाइडेड इनटू स्पिरिचुअलिटी। क्रेस्ट वेव ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवांस, आजकल साइंस बहुत एडवांस हो रहा है, इसलिए उसकी जो क्रेस्ट वेव है उसको स्पिरिचुअलिटी की ओर लाना है। Spirituality in the highest sense of the word is possible only after the individual has realized the oneness of life. और इसलिए oneness of life की बार बार बात की जाती है, that is the only spirituality, और कोई spirituality नहीं और आधार नहीं। इसलिए थियोसॉफी और डिवाइन विजडम का डीपर अध्ययन इसलिए जरूरी है, उस पर कंटेम्पलेशन जरूरी है, उसके लाइट में हमें जो सेल्फलेस सर्विस जरूरी है। दिस इज द मेथड फॉर रियलाइजिंग द साइंटिफिक पोटेंशियल ऑफ डिवाइन विजडम। और जो उसके साथ अगर साइंस को हम जोड़ते हैं नैतिकता के साथ, जैसा आइंस्टीन और न्यूटन और सब बात कर रहे हैं, देन साइंस, मॉडर्न साइंस और डिवाइन विजडम दोनों उस ट्रुथ को, जो अपर ट्रुथ है, जो वननेस है, उसकी खोज में दोनों का प्रयोग हो सकता है, दोनों उसके इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। और जो हम में से जो लोग भी इसको समझते हैं, इसलिए हमें दोनों को उस दृष्टि से इस्तेमाल करना है, डिवाइन विजडम और साइंस। धन्यवाद। Thank you, Pandit. You have wonderfully explained the converging aspects of science with the divine wisdom or mysticism by means of many statements of science and their research work, etc. Even quoting words of latest scientists, David Bohm, etc. आप किसी ने कुछ इसमें कुछ ऐड करना है या किसी ने कुछ पूछना है, कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज कहें, बताएं। हाँ पांडे साहब, हाँ आपने अध्यात्म और विज्ञान को बड़े अच्छी तरह से जोड़ के दिखाया है। जी दिस इज रियली ए वंडरफुल एक्सप्लेनेशन गिवन बाय यू। जी। तो इसका जो कलेक्शन आपने लिया है, इसको आपकी अपनी जो पुस्तक छपती है ना, उस पर डाल दीजिए इसको। हाँ तो इट ये विल इसमें डालेंगे, बी गुड। एज ए लेख अपीयर होगा ये, हिंदी इंग्लिश दोनों। जी जी, दैट्स नाइस। ओके जी। थैंक यू नरेंद्र जी। जी जी, पांडे जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छी तरह से आपने अध्यात्म और विज्ञान को प्रस्तुत किया है। आपकी हमेशा ही ये शैली रही है, क्योंकि आपके वैसे वक्तव्य यूनिक होते हैं जो पुस्तकों में बहुत कम मिलते हैं। तो आज का आपका जो व्याख्यान था, इसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लोखंडे। पांडे जी, मैं अशोक गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ जी, अशोक गुप्ता जी। और किसी ये इसमें सारी बातें आपने कही जो अक्षरता सही थी। इसमें एक वैज्ञानिक है जो जेसी बोस के नाम से थे, हाँ उनके किए गए कार्यों को पढ़ रहा था, हाँ तो उसमें उन्होंने डिविनिटी
और अपनी बोटेनिकल खोज इनको हाँ। भी रिलेट किया है। हाँ, आजकल बहुत साइंटिस्ट इसको लाने लगे हैं। साइंटिस्ट को एक्टिविस्ट कहा जाता है, इसलिए वो सोशल जैसे एक्टिविस्ट हैं वो भी अपने लेवल पर एक्टिविस्ट हो गए हैं। वो धीरे धीरे उस डायरेक्शन में जा रहा है। पांडे जी, जी ये डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक मीटिंग अटेंड किए थे बहुत दिन पहले हम कोलकाता हाँ में। उन्होंने हाँ भी इसी पर स्पीच दिया था कि हाँ ये साइंस और डिवाइन ये दोनों या भिन्न नहीं है। या अच्छा, जो महात्मा लोग पहले जो सो ये ऋषि लोग खोज चुके हैं उसको साइंस हाँ अभी खोज रही है। या से पहले साइंस अभी नहीं पहुंची, साइंस ऋषि अभी लोग वहां नहीं उसको पहुंची। खोज चुके हैं, इसलिए हाँ, हम साइंस साइंस के जानकार होते हुए भी हमारा अपना विश्वास है कि ये अध्यात्म के लोग पहले इसको जान चुके हैं और हम लोग उसको खोज रहे हैं। हाँ ये अब्दुल कलाम का जो सो ये स्पीच हम सुने हैं, हाँ हाँ, तो अब्दुल कलाम भी इससे एक साबित होता अब्दुल है कलाम भी कि साइंटिस्ट लोग भी इसको अब्दुल कलाम मानते भी एक हैं। आध्यात्मिक मनुष्य थे। अब्दुल कलाम भी एक आध्यात्मिक थे। हाँ ही वाज साइंटिस्ट बट आध्यात्मिक थे। हाँ, रियल आध्यात्मिक, नॉट दी पारंपरिक जो रिलीजियस नहीं थे, बट ही वाज आध्यात्मिक। क्योंकि आज से 20 वर्ष पहले हम अब्दुल कलाम का जो सो क्या नाम स्पीच सुने थे, कलकत्ता में हुआ था, उसमें हम भी थे, तो बहुत क्वेश्चन लोग किए, तो वो इसका जवाब बड़ा सुंदर तरीके से दिए थे, जिस तरह से आपने समझाया। अच्छा, ना बिल्कुल सही। थैंक आपको यू बहुत बहुत रघुनाथ जी, धन्यवाद आपको इस समझाने के लिए। ओके, थैंक यू रघुनाथ जी। और किसी ने कुछ ऐड करना है तो प्लीज करें। पांडे जी नमस्ते। और किसी ने कुछ ऐड करना है या किसी ने कुछ कहना है तो प्लीज बताएं। Everybody is requested to say if he wants to say something. Please. I think Pandit ji is left. अगर किसी ने कुछ ऐड नहीं करना है तो हम मीटिंग को कंक्लूड करने की सोचो, या किसी ने अभी कुछ है तो कंक्लूड करिए अगर और कोई इंटरेक्शन नहीं है। शिंदे जी आप कुछ कहेंगे? आप है ना शिंदे जी? हाँ हाँ शिंदे जी, Happy New Year to all of you. Same to you, Today sir. Same to you. is very nice, and we heard about science, religion, and philosophy. Very good topic. U.S. Pandey has dealt with. Theosophy is, as he said rightly, it is synthesis of science, religion, and philosophy, and he included all these three branches very nicely. I am very happy to listen today. And I connected, but Mathurji, I am unable to connect on the laptop. Smartphone can connect this Google Meet, but laptop something it is not asking something different. So I connected on the smartphone. So thank you very much, Pandeyji, and also Mathurji. Wonderful talk he gave. Thank you, sir. Regarding science, religion, and philosophy. And even three propositions of the sacred doctrine he mentioned. All this includes how theosophy goes deep into study of all these branches and brings together all these and leading to the oneness of life. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Shinde sir. you
ओके, Thank you. चलिए प्रेयर कर लीजिए। किसी और ने कुछ ऐड करना है? नहीं तो हम लोगों को अनाउंस करना है कि जो हम लोगों ने फिजिकल मीटिंग स्टार्ट की थी, we have to suspend it due to the growing cases of the Omicron variant of the COVID-19. The physical meeting of Shankar Lodge has been suspended again, and we shall think over it or consider after 2 months. So our regular meeting on every Saturday will now go. अब नेक्स्ट टाइम के लिए हम अनाउंस कर देंगे। ओके, अब हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। अगर किसी को क्लैरिफाई करना या कोई क्वेश्चन है करने तो ओम अस्तु मा सद्गमय तम मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति।